तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। होता क्या है, से 1857 की जो क्रांति जो थी, उसके बाद 1858 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। लेकिन परिस्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदलती है। कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन कांग्रेस भी अपने जो डिमांड जो होता है, उनकी मांग जो होती है, उसको लेकर मतलब असफल ही रहती है। इसी को लेकर क्या होता है, बम बंदूक की पॉलिटिक्स जो होता है शुरुआत हो जाता है। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा जो सेंटर जो बनकर उभरेगा, बंगाल उभरेगा, ठीक है। कौन? बंगाल। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय का सबसे बड़ा कारण था बंगाल का विभाजन। किसका विभाजन? बंगाल का बंगाल का विभाजन। विभाजन। रीजन क्या था? बंगाल का विभाजन किया गया, राष्ट्रीय एकता को चोट पहुंचाई गई, हिंदू मुस्लिम को दो फाड़ों में बांटने के लिए कर्जन के द्वारा विभाजन किया गया। उसी के लिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का क्या होता है, उदय होता है, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। लेकिन बीच में क्या होता है, कुछ समय के बाद गांधी जी आ जाते हैं। जब गांधी जी आ जाते हैं तो उन्होंने युवाओं को क्या किया, अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा से ये जो पॉलिटिक्स करने, ये जो तरीका जो है ये ठीक नहीं है। उन्होंने मतलब सबको सत्य एवं अहिंसा के मांग पर लेकर आई, ठीक है। तो गांधी एज जो भारत में प्रारंभ होगा मेनली जो होता है 1920 के असहयोग आंदोलन से होता है, ठीक है। अब 1920 में असहयोग आंदोलन चला, 1922 में गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। जो युवा जो थे उनके मार्ग पर चलने वाले थे, उनके मार्ग पे चलते 1920 के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। 1922 में जब इन्होंने वापस ले लिए, तो सबके सब जो थे दिग्भ्रमित हो गए और सबको बहुत ही मतलब निराशा हाथ लगी, क्योंकि वो जो बच्चे जो शामिल हुए थे असहयोग आंदोलन में, दे आर वेरी यंग, ठीक है। 20 साल, 22 साल, 25 साल के थे। उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज छोड़ दी थी। और लोग जो शामिल हुए थे उन्होंने मतलब क्या किया, ऑफिसें छोड़ दी थी, सरकारी नौकरी को त्याग दिया था, वकालत से इस्तीफा दे दी थी। अब वो फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ जाते काम पे, तो उनको तो नहीं रखते ना। रखेंगे क्या? से आपने आंदोलन में पार्टिसिपेट होने के लिए, विद्रोह में शामिल होने के लिए आपने क्या किया, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और फिर से आप जा रहे हो उसी कार्य को करने के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे पहला चरण जो था 1905 के बंगाल विभाजन के बाद शुरू होगा। और दूसरा चरण जो आप देखोगे ये जो रहेगी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो अभी जो हम लोग शुरू पढ़ने वाले, प्रथम चरण पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बंगाल विभाजन, इन सब सारी चीजों के चर्चा करेंगे, ठीक है। उग्रवाद। हाँ, इसको उग्रवाद कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हम अपने नेता को, फ्रीडम फाइटर को उग्रवादी नहीं कहेंगे, ठीक है। हम लोग उनको राष्ट्रवादी कहेंगे। तो यहाँ पे जो भी शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे उनके लिए राष्ट्रवादी शब्द का प्रयोग करेंगे। ब्रिटिश सरकार आतंकवादी मानती थी, लेकिन हमारे लिए पूजनीय आदरणीय है, दे आर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे लिए वो लड़े थे, तो हम लोग उनको राष्ट्रवादी कह के यहाँ पे पुकारेंगे, ठीक है। तो बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के आरंभिक नेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ का नाम है, केदारनाथ बनर्जी का नाम है, अब बाबाजी ठाकुर दास का नाम है। बाबाजी ठाकुर दास का नाम सभी नामों में इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन नहीं है। रामकृष्ण मिशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो परमहंस जी होंगे, या फिर मतलब स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है। ये क्या है? रामकृष्ण राम सोसाइटी है। क्या है? ये रामकृष्ण कौन सा मिशन है? की स्थापना रामकृष्ण तो स्वामी सोसाइटी। विवेकानंद जी किए थे। हाँ बिल्कुल, रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे ना वो, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। जी जी। ये रामकृष्ण सोसाइटी है, और इसकी स्थापना 1906 में किसने किया था? तो बाबा जी बाबा ठाकुर दास जी ने पटना में ठाकुर किया था, दास। ठीक है। और यहाँ से एक अखबार निकालती थी, उस अखबार का नाम क्या है? मदरलैंड। क्या नाम है? मदरलैंड। अब मदरलैंड। देखिए मदरलैंड नाम जो है ना बड़ा खतरनाक है। ये मदरलैंड अगर होगा तो रामकृष्ण सोसाइटी के द्वारा निकाली जाती थी, बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा। इसी में अगर द मदरलैंड अगर निकल जाएगा ना, तो द मदरलैंड का संचालन जो होता था वो सदाकत आश्रम से होता था। कहाँ से होता था? सदाकत आश्रम सदाकत से आश्रम। मजहरूल अंतर क्या है इसमें? मजहरूल केवल हक। हम मजरूल हक, ठीक है। सदाकत इसमें क्या आश्रम। लगाना है? द मदरलैंड, ठीक है। ये कौन सा है? केवल मदरलैंड है, ठीक है। मदरलैंड है। हाँ, तो केवल मदरलैंड में रामकृष्ण सोसाइटी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किस प्रकार की सोसाइटी थी? तो क्रांतिकारी विचारधारा वाला थी। तो जाहिर सी बात है, क्रांतिकारी विचार वाला जब सोसाइटी रहेगा तो अखबार भी कैसे निकलेगी? तो वो भी कैसा होगा? तो क्रांतिकारी विचारों वाली ही होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, यहाँ से जो अखबार निकलती थी वो क्रांतिकारी विचारों वाली थी, ठीक है। अब स्वदेशी आंदोलन के पूर्व, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के पूर्व इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारी बिहार में आए, तथा मैजिक लालटेन की सहायता से विभिन्न बस्तियों में
क्रांतिवाद का प्रचार किया। ठीक है, तो मैजिक लालटेन की घटना जो है स्वदेशी मूवमेंट के पे कहीं कहीं पे मैंने असहयोग के समय भी इसका देखा है। इसका ना कहीं कहीं पे है, इसके उत्तर को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो सर्च करके आप देखना। लेकिन मुख्यतः एक जगह पे इसका असहयोग या समन्वय अज्ञान आंदोलन देखा था। देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है आपका स्वदेशी दिया हुआ है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान है इंद्रनाथ नंदी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो बिहार आते हैं। मैजिक लालटेन की सहायता से विभिन्न बस्तियों में क्रांतिवाद का प्रचार करते हैं। ठीक है, मैजिक एक पॉम्पलेट टाइप का होता था, उसको बांट कर क्या करते थे, क्रांतिकारी विचारों को मतलब क्या करते थे, फैलाते थे। लेकिन ये सारे घटनाक्रम में जो सबसे जो प्रमुख घटनाक्रम जो था, वो मुजफ्फरपुर के बदनाम जज जो था किंग्सफोर्ड का मारने का किया गया प्रयास था। ये किंग्सफोर्ड जो था ना, पहले बंगाल में था। कहां पे था ये? बंगाल में था, कलकत्ता में ये था। ठीक है, तो इसने इसने मतलब क्या किए थे, कलकत्ता में जो क्रांतिकारी जो नेता जो थे या फिर लीडर कह लीजिए, उनको इन्हें छोटे छोटे अपराध के लिए बहुत बड़ी बड़ी सजा दी थी। ठीक है, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही क्रूवल टाइप का ये जज था। तो इसको मारने का प्रोग्राम जो था कलकत्ता में ही, बंगाल में ही बन चुका था। जब ब्रिटानी सरकार को जब पता चलती है से किंग्सफोर्ड को निपटाने का प्लान जब यहाँ से बन चुका, तो इसकी ट्रांसफर करवा दी जाती है। ठीक है, और ट्रांसफर करा के कहाँ भेजा जाता है इसको? मुजफ्फरपुर भेजा जाता है। ठीक है, तब मुजफ्फरपुर जब इसको भेजा जाता है, तो कुछ जो युवा जो थे, जैसे कि से खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चंद्र चाकी हो गए, इनके पीछे पीछे आए से चलो इनको वहां पे जाके निपटाएंगे। क्या? सामने वाग्य आंदोलन के दौरान किया जाता था। हाँ, वही मेरे को डाउट लग रहा है यहाँ पे कैसे गलती थी, क्योंकि मैंने कई जगह पे सबनी यज्ञ आंदोलन पढ़ा है, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला 1930 वाला में इसको एक बार ना करेक्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, वही मैंने बोला, क्योंकि जो पढ़ा हुआ रहता हूँ दिमाग में चलते रहता है, उसे कहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे आप देखोगे तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी द्वारा। तो ऐसा बात नहीं है कि किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास मुजफ्फरपुर में ही किया गया है। ठीक है, इनको मारने का प्रयास कहाँ पे किया जा रहा था? बंगाल में ही। लेकिन गवर्नमेंट को जब पता जब चल गया, तो इनकी ट्रांसफर करवा के कहाँ भेज दी गई? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। प्लान बहुत अच्छा से बना, बहुत अच्छे से इनकी रेकी की गई। लेकिन जब ये मुजफ्फरपुर आप जाओगे, तो वहां पे है आपको क्लब, मुजफ्फरपुर क्लब ग्रुप। में। ठीक है, हाँ, डीएम का जो आवास उसके पास में ही है। तो वहां पे ये जब क्लब से जब निकले, तो इनका ये यहाँ पे आप देखो प्रिंगले बहुत कैनेडी की बग्घी खराब हो चुका था। ठीक है, तो प्रिंगले कैनेडी की बग्घी जो थी खराब हो चुकी थी, तो पत्नी और बेटी को घर जाना था, तो किंग्सफोर्ड ने सजेस्ट किया, तो आप मेरे ही बग्घी में आप भेज दो। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपका कार है, खराब हो गया। ठीक है, हम सभी आदमी एक साथ हैं, तो आपका कार खराब होगा, मेरा कार ठीक है, मेरे किसी फैमिली मेंबर को जाना है, तो आप बोलोगे "अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे कार से भेज दो ना"। ठीक है, तो यहाँ पे किंग्सफोर्ड के बग्घी से किसे भेजा गया? प्रिंगल कैनेडी के पत्नी और बेटी को भेजा गया। ठीक है, अब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस क्या समझे, सो बग्घी में जो बैठा हुआ लोग कौन है? किंग्सफोर्ड है, क्योंकि किंग्सफोर्ड है। बग्घी तो उसी की थी। और इसी गलत फहमी की वजह से किंग्सफोर्ड के बग्घी पे ही मतलब क्या किया गया, बॉम्ब को फेंका गया। लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड ना होकर कौन था? तो प्रिंगल कैनेडी कैनेडी था। की पत्नी और बेटी थी, मारी गई। ठीक है, अब इस अवसाद की वजह से प्रफुल्ल चाकी जी ने क्या किया? सुसाइड कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया प्रफुल्ल चाकी जी ने? क्या किया? आगे चल के आप देखोगे अच्छा। तो सुसाइड कर लेते हैं ये, ध्यान में रखना है। और मतलब सुसाइड क्या था, मतलब सुसाइड ही बोल सकते हैं कि मतलब किसे पुलिस मुठभेड़ हुआ। ठीक है, पुलिस मुठभेड़ समझ रहे हैं ना, मतलब इधर से भी गोली चल रही थी, उधर से भी गोली चल रही थी। अब बाद में सोचे हम खुद को गिरफ्तारी क्यों दे, तो खुद को गोली मार लिया, जैसे किसी आजाद साहब ने किया था, तो उसी तरह से तो सुसाइड ही कहा जाता है। और बाद में जाके खुदीराम बोस जी को मतलब क्या दिया गया? फांसी दिया गया। बीपीएससी ने तो वो प्रश्न तो पूछा था। सर, हाँ, वैनी रेलवे स्टेशन के पास ये दोनों पकड़ाते हैं कि कोई एक पकड़ाते नहीं हैं नहीं, अपने दोनों नहीं दिशा में? पकड़ाते। एक तो पटना की तरफ भागते हैं, पूसा की तरफ ये भगाते हैं। क्या नाम है इनका? पूसा की तरफ आपको खुदीराम बोस जी पकड़ाते हैं। वहां पे ना बैठ के मूढ़ी जलेबी खा रहे थे खुदीराम बोस जी। ठीक है, तो उनका जो भाषा जो था ना, बंगाली लैंग्वेज की वजह से पकड़ा जाते हैं। ठीक है, वहां पे जो था एक दुकानदार का नाम, क्या नाम है भूल ना हो, दिया भी होगा इसमें। ठीक है, क्या नाम था उस दुकानदार का नाम? हाँ, जीतू शाह। जीतू शाह हलवाई का दुकान था, तो वहां पे इन्होंने मूढ़ी जलेबी खरीदा, मूढ़ी खरीदी, मिठाई खरीदी, और वहां पे बैठ के खा रहे थे। तो भाषा की वजह से क्या होते हैं? पकड़ा जाते हैं। ठीक है, ये तो इधर भागते, प्रफुल्ल चाकी तो पटना की तरफ भागते हैं, वहां पे इनको
पुलिस मुठभेड़ में क्या होता है, इनको मतलब खुद को गोली मार लेता है। ठीक है। अब किंग्सफोर्ड की बात करेंगे। इससे पहले कहाँ का मजिस्ट्रेट था, मैंने पहले ही बताया, कहाँ का था? कोलकाता। कोलकाता का था। ठीक है। कोलकाता का स्टेशन। हाँ बिल्कुल। बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ता, तरुण का मतलब होता नया। ठीक है। तो नए जो बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कड़ी सजा देने के लिए कुख्यात था, प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी, जिसमें मतलब क्या हो गया, चूक हो गया। मतलब इसको मारने का प्लान वहीं पे था, लेकिन सरकार को पता चलता है, इसको ट्रांसफर करके कहाँ भेज दिया जाता है? मुजफ्फरपुर। ठीक है। डी अब मुजफ्फरपुर। यहाँ पे देखेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड करने का और खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी रातों रात वहां से भाग गए, लेकिन अगले दिन पूसा रोड स्टेशन के नजदीक खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूसा कौन है? तो समस्तीपुर वाला पूसा जो था, वहीं पे इनको गिरफ्तार किया गया। कृषि। प्रफुल्ल चाकी की बात करेंगे तो पुलिस से मुठभेड़ होने के कारण स्वयं को गोली मार ली। अब खुदीराम बोस जिस समय गिरफ्तार होते हैं ना, जिस समय इनको फांसी दी गई, उनकी आयु 17 साल से अधिक और 18 साल से कम थी। तो बीपीएससी ने एक बार प्रश्न हुआ पूछा था, तो खुदीराम बोस जी को जब फांसी दिया गया उस समय उनकी आयु कितनी थी? तो 17 साल से अधिक थी। ठीक है। लेकिन 18 साल पूरा नहीं था। ठीक है। खुदीराम बोस जी का भारतीय सबसे दंड संहिता का कौन सा धारा चलाया गया था? 302, हत्या का आरोपी माना गया। और सबसे कम जिसने उम्र इनको, फांसी पे यही चढ़े थे क्या साहब? हाँ बिल्कुल, हाँ रिकॉर्डेड है ये। ठीक है। रिकॉर्डेड यही है। वैसे तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड की बात करेंगे यही है। ठीक है। और जिस न्यायाधीश के समक्ष जब इनको प्रस्तुत किया गया तो वो कौन थे, तो क्या बताएंगे? न्यायाधीश का नाम क्या है? कंडक। ठीक है। सर तो न्यायाधीश का नाम क्या है? कंडक है। इनका जो केस जो लड़ा था उनका नाम क्या है? कालिदास बसु। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। तो जिस न्यायाधीश के समक्ष इनको पेश किया गया उनका नाम है कंडक है। जो केस जो लड़े थे मुजफ्फरपुर के वकील थे, उनका नाम क्या है? ये नाम ध्यान में रखिए, खुदीराम बोस जी का केस लड़ने वाला वकील कालिदास बसु। ठीक है। बिल्कुल। और जिस समय इनको नाबालिग फांसी इसको दी नहीं गई तो माना गया? 11, क्या? नाबालिग नहीं माना गया इसको? नाबालिग वाली का कॉन्सेप्ट ना आजादी के बाद आता है, 18 उस कम समय ऐसा था। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। ठीक है। 18 साल से कम आयु में ही इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, ध्यान में मैं रखना। कोई नाबालिग नहीं मानता था सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जिस समय इनको फांसी दी गई वो तारीख थी 11 अगस्त 1908। तो ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वकील का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, न्यायाधीश का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहाँ से गिरफ्तार किया? पूसा रोड स्टेशन से। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। मुजफ्फरपुर से भेजे गए 2 सिपाही, नाम ध्यान में रखना, दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाद में दोनों को गोली मार दिया गया था। ठीक है। सॉरी, इनको गोली नहीं मारा गया। प्रफुल्ल चाकी के आत्महत्या के लिए जिम्मेदार जो था उनको गोली मार दिया गया। मतलब प्रफुल्ल चाकी को जो गिरफ्तार करने गए थे, और प्रफुल्ल चाकी जिसकी वजह से आत्महत्या किया था, इसका नाम था नंदलाल बनर्जी। इसको गोली मार दी गई थी कोलकाता में। बाकी खुदीराम बोस जी को गिरफ्तार करने के लिए जो व्यक्ति जो गया था, जो सिपाही जो गया था, उसका नाम क्या था? शिव प्रसाद मिश्रा। क्या नाम है? शिव प्रसाद शिव प्रसाद मिश्रा। मिश्रा, और फतेह दूसरे का सिंह। नाम क्या था? फतेह सिंह। ठीक है। फतेह सिंह। तो शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे गिरफ्तार किया था? पूसा रोड स्टेशन के बेनीपुरी में वैनी रेलवे गिरफ्तार स्टेशन। किया गया। हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे वो जीतू शाह की हलवाई की दुकान से मुढ़ी खरीद कर खा रहे थे। ठीक है। मुढ़ी समझते हैं ना, हाँ। कुएं पे बैठ के, नहीं पहले लोग कुआं पे बैठ जाते थे, तो वहीं पे बैठ के मुढ़ी इतना खा रहे हैं छोटा तो बात। गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। अब आते प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार जो बंगाली दरोगा जो था, जिसका नाम क्या था? नंदलाल बनर्जी। इनको कलकत्ता में 9 नवंबर 1908 को सर्पेंटाइन लेन कोलकाता में गोली मार दी गई। ठीक है। तो इनका कहानी समाप्त हो गया। ठीक है। बिल्कुल। अब ये सारी घटना जब चल रही थी तो एक इसी समय में आप देखोगे, अह, इलाहाबाद का एक न्यूज़पेपर था। ठीक है। इलाहाबाद से एक समाचार निकलता था जिसका नाम था स्वराज। इसके जो मतलब संपादक जो थे उनका नाम था शांति नारायण। क्या नाम था? स्वराज के संपादक किसने, क्या नाम था? शांति नारायण। उन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड पे एक लंबा निबंध प्रकाशित किया। ठीक है। उन्होंने थोड़ी सी प्रशंसा भी कर दी, इसलिए शांति नारायण जी को गिरफ्तार किया जाता है और इनको लंबी कैद की सजा दी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो स्वराज अखबार कहां से निकलती थी, तो क्या बताएंगे? स्वराज अखबार इलाहाबाद से। शांति कहां से इलाहाबाद निकलती से थी? निकलता। इलाहाबाद से। ठीक है। इलाहाबाद। इनके संपादक कौन थे? शांति नारायण। शांति नारायण। ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखना है। पढ़ने का रीजन सिंपल है, क्योंकि बम कांड से समझते हैं।
बिल्कुल, मुजफ्फरपुर बम मुजफ्फरपुर कांड बम कांड पर इसने निबंध प्रकाशित की थी, ठीक है। खुदीराम बोस युगांतर नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। तो खुदीराम बोस किससे जुड़े हुए थे? युगांतर। युगांतर वालों ने ही मतलब, ठीक है, जज जो था किंग्सफोर्ड, उनको निपटाने का प्रोग्राम जो था कलकत्ता में ही बनाया था, लेकिन कलकत्ता में प्लान सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार को पता चल जाती तो सरकार इनका ट्रांसफर कहां करवा देती है? मुजफ्फरपुर करवा देती है, ठीक है। ये सारे चीजें चल रही थी पैरेलल में। उसी समय बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, और अधिवेशन कहां पे होता है तो क्या बताएंगे? और साल क्या था तो क्या बताएंगे? बाकीपुर तो पटना। साल था 1912, और अधिवेशन जो होती है बांकीपुर कहाँ पे होती है? पटना में होती है, ठीक है। 27वां अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो क्या बताएंगे? अधिवेशन। आर मधुलकर। आर एन आर मडोलकर, एन ठीक है। मधुलकर। बिल्कुल, ठीक है। तो आर एन मडोलकर जो थे इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब यहाँ पे आप देखो अनुशीलन समिति, ठीक है। तो ये अनुशीलन समिति जो थी पटना में भी, सॉरी, अनुशीलन समिति बंगाल में बनी थी। इसकी कई शाखाएं थी। ये बंगाल में थी, या पूर्वी बंगाल में भी हुआ करती थी, लेकिन पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा जो स्थापित की थी उनका नाम क्या है? सचिंद्र सान्याल। ध्यान में रखें, क्या नाम है इनका? सचिन सन्याल, ठीक है। क्या बताएंगे? सचिन सन्याल। कब अनुशीलन समिति की शाखा पटना में स्थापित की थी तो क्या बताएंगे? 1913 तो में। 1913 में, ठीक है। और उस समय जो पटना का जो बीएन कॉलेज जो है वो क्रांतिकारी विचारधारा का केंद्र बन गया था, ठीक है। और वहाँ के जो स्टूडेंट जो थे, यहाँ तक कि प्रोफेसर वगैरह, टीचर्स कह लीजिए, उनको भी सरकार जो थी संदिग्ध नजर से देखती थी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है क्रांतिकारी विचारधारा को क्या कर रहा है? फैला रहा है, ठीक है। पूर्णिया जिला स्कूल से आए श्री अतुल चंद्र मजूमदार को भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भारतीय रक्षा कानून कब आया था पता है? भारतीय रक्षा कानून 1915, ठीक है, ध्यान में रखना। और ये भारतीय रक्षा कानून जो था मुख्यतः आप देखोगे गदर विद्रोह जो हुआ था 1913 में, उसको नियंत्रण करने के लिए इस कानून को रखा गया था। तो इसी कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया गया? तो श्री अतुल चंद्र मजूमदार को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे सुधीर कुमार हो गए, प्रफुल्ल कुमार विश्वास हो गए, ठीक है, श्याम नारायण झा हो गए, शिव कुमार सिन्हा हो गए। बीएन कॉलेज के प्रधानाध्यापक निपेंद्र नाथ बसु को सरकार क्या कैसी व्यक्ति समझती थी? संदिग्ध समझती थी। क्या समझती थी? संदिग्ध समझती थी, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति, जैसे मैंने बोला ना, अनुशीलन समिति का ही थी। एक पूर्वी बंगाल में थी जिसको ढाका अनुशीलन समिति के नाम से जानते थे। एक पश्चिम बंगाल जो अभी का बंगाल देखते थे वहां पर भी थी। पटना में भी अनुशीलन समिति थी जिसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल थे। तो ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, ठीक है। इसमें जो सबसे जो प्रमुख व्यक्ति है उनका नाम क्या था? तो रेवती नाग। क्या नाम था इनका? रेवती नाग। क्या नाम था इनका? रेवती नाग, ठीक है। तो ढाका अनुशीलन समिति का एक शाखा जो था भागलपुर में भी था। और भागलपुर उस समय क्रांतिकारी विचारधारा का मतलब क्या था? सबसे बड़ा सेंटर में से क्या था? एक था, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण देने का भी उपाय किया था। और उस समय आप देखोगे तो पैरेलल में अमेरिका में आप जाओगे तो अमेरिका का शहर क्या था? क्या नाम था? जहां श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी इंडिया हाउस की स्थापना? फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। वैंकूवर। इंडिया हाउस नहीं, इंडिया हाउस सैन फ्रांसिस्को नहीं। इंडिया इंडिया हाउस लंदन आपको में है। वैंकूवर भी नहीं होगा। सैन फ्रांसिस्को में तो गदर पार्टी की थी, ठीक है। इंडिया हाउस चेक करके बताइए कहाँ पे हुआ था? लंदन सर, इंडिया हाउस कहाँ पे था? लंदन ना। लंदन ही होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, लंदन में, ठीक है। इंडिया हाउस कहाँ पे थी? लंदन में थी, ठीक है। तो इंडिया हाउस जो लंदन में जो थी, तो वहां पे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा नींव रखी गई थी। वो भी क्रांतिकारी विचारधारा का सेंटर बन गया था कि भारत से जो भी क्रांतिकारी छात्र वगैरह जो थे जाते थे वहां पे मतलब सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट करते थे। तो अमेरिका में उस समय सक्रिय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित हो गए सत्यदेव ने बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार का परिसार किया, ठीक है। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का नींव तो लंदन में तो रखी ही थी, ठीक है। अमेरिका में भी इनका था। उसके बाद आगे चल के पेरिस फ्रांस चले गए थे, फिर वहां से अमेरिका चले जाते हैं। तो ये अपना जगह जो थे काफी बदलते रहे थे, क्योंकि इंडिया हाउस के ऊपर जब क्रैकडाउन जब लंदन में जब सरकार जब करती है तो भाग के पेरिस चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है बीच में विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में विश्व युद्ध में क्या होता है? संधि हो जाता है ना, दोनों एक ही तरफ से ले रहे थे ना। तो इनको भाग के फिर मतलब दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, ठीक है। स्वामी सत्यदेव कौन थे? तो स्वामी सत्यदेव प्रगतिशील विचार वाला कट्टर आर्य समाजी थे, ठीक है। तो स्वामी सत्यदेव जो थे
आर्य समाजी थे, ठीक है। अब भागलपुर का मैंने बताया से भागलपुर जो था क्रांतिकारी विचारधारा का सेंटर बन गया था। तो भागलपुर में अनाथ बंधु चौधरी नामक के बंगाली नव युवक को भारत रक्षा कानून की धारा 12 का के अंतर्गत 1918 में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अनाथ बंधु चौधरी कहां से गिरफ्तार किया गया इनको? भागलपुर में, ठीक है। और कौन सा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो भारत रक्षा कानून, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, बंकिम चंद्र मित्र ने 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटा, जिसमें उन्हें बिहार नेशनल कॉलेज के अखिल चंद्र दास गुप्ता, टीके घोष एकेडमी के रघुवीर सिंह ने सहयोग दिया, ठीक है। तो लिबर्टी लीफलेट्स मतलब स्वतंत्रता का प्रतीक कह लीजिए, स्वतंत्रता का वो जो था कागजी रूप में जो बांटा गया, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई थी, किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र मित्र के द्वारा, ठीक है। अब बाद में बंकिम चंद्र मित्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कौन से कॉन्स्पिरेसी चलाया गया इनके ऊपर? तो बनारस कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया, ठीक है। तो बनारस कॉन्स्पिरेसी केस का संबंध किनसे है? तो क्या बताओगे? बंकिम चंद्र दास गुप्त से। और 3 वर्ष की सजा जो थी इनको दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा केस चलाया गया? बनारस षड्यंत्र केस। किसके ऊपर? तो बंकिम चंद्र मित्र के ऊपर, ठीक है। बिहार में बिहार में क्या लिखा हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट शीर्षक का एक प्रलेख मिला, जिसमें किसी नए स्थानीय संस्था स्थापित करने के लिए चुने गए व्यक्ति को भी निर्देश दिए गए थे, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखना, मैसेज ऑफ सलावेशन। सलावेशन का मतलब क्या होता है? प्योरिटी होता है, ठीक है। तो एक अन्य पुस्तिका मैसेज ऑफ सलावेशन, मुक्ति, ठीक है, मैसेज ऑफ सलावेशन शीर्षक से मिली, जिसे कोलकाता से आरा के मुख्तार शमसुल जोहा के नाम भेजा गया था, ठीक है। तो मैसेज ऑफ सलावेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। कोलकाता से एक पत्र आती है, किसके नाम से आती है? बिहार के आरा के किस व्यक्ति के नाम से आती है? किस नाम से आती है? तो ध्यान में रखना है, मुख्तार शमसुल जोहा, ठीक है। आरा सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करने वाला एक शमसुल जोहा था, ठीक है। तो ध्यान में रखना, शमसुल जोहा का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। किससे जुड़ा हुआ है? तो मैसेज ऑफ सलावेशन से जुड़ा हुआ एक पत्र था, एक शीर्षक थी, जो कि मतलब कलकत्ता से चलकर कहाँ आती है? तो आरा के मुख्तार शमसुल जोहा के नाम से थी, ठीक है। ध्यान में रखना। इसमें क्या था? तो इस प्रतिज्ञा पत्र में भारतीय मुसलमानों को क्रांतिकारी के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने के प्रयत्न में संघर्ष करने का ऐलान किया गया था। मुख्यतः एक भड़काऊ बातें लिखी हुई थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ये जो था पहला चरण था, ये आपको याद हो गया सब? मदरलैंड जो अखबार जो थी, कौन सी संस्था निकालती थी मदरलैंड? बताइए, मदरलैंड कौन निकाल रहे थे? रामकृष्ण सोसाइटी। रामकृष्ण बिल्कुल, रामकृष्ण सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाबा जी रामकृष्ण बाबाजी ठाकुर दास, ठीक है। बिल्कुल, किंग्सफोर्ड को गोली मारने का जो प्रयास जो था किनके द्वारा किया गया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। खुदीराम बोस जी को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908। बिल्कुल। और खुदीराम बोस जी को वकालत किसने किया? बचाव किसने किया? कालिदास बसु। कालिदास बसु। जज का नाम क्या है जिसने सजा सुनाई? न्यायाधीश कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है। और खुदीराम बोस जी को पकड़ने के लिए दोनों सिपाही को भेजा गया था, उसका नाम क्या है? शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह। बिल्कुल, ठीक है। कालिद नंदलाल बनर्जी किसके आत्महत्या के लिए जिम्मेदार था? प्रफुल्ल चाकी। क्या नाम था? बिल्कुल, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर बम कांड पे किसने अखबार निकाली थी? सर शांति नारायण ने। शांति नारायण ने, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में किसने स्थापित की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने, ठीक है। अब बक्सर में युवा क्रांतिकारियों का परीक्षण देने का काम किसने किया था, जो कि ढाका अनुशीलन समिति के से जुड़े हुए थे? यदुनाथ सरकार नहीं, रेवती नाग जो थे भागलपुर में सक्रिय थे ढाका अनुशीलन समिति के लिए, ठीक है। स्वामी सत्यदेव किस संस्था से जुड़े हुए थे? आर्य समाज। आर्य समाज थे, ठीक है। ध्यान रखना, आर्य समाज थे, ठीक है।
बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा किसे सुनाई गई थी? बंकिम चंद्र मित्र को। बंकिम चंद्र। मैसेज ऑफ सलावेशन पत्र जो था कोलकाता से किसके नाम पर आई थी? मुख्तार शमसुल जोहा। ठीक है। अब दूसरा चरण कब प्रारंभ होगा? मैंने पहले ही बता दिया। कब होगा दूसरा चरण? क्रांतिकारी का दूसरा चरण कब प्रारंभ होगा? राष्ट्रवाद के दूसरे 1922 चरण के बाद। असहयोग आंदोलन के बाद। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद, क्योंकि युवा जो थे गांधी जी का असहयोग आंदोलन लेने से क्या हो गया? भड़क गए। ठीक है। वो गांधी जी के द्वारा आस लगाए बैठे थे, लेकिन गांधी जी ने जैसे असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो उनका मानना था भाई साहब, मान लीजिए कोई गलती अगर गोरखपुर में होती है तो उसके सजा मतलब सभी को क्यों देना? ठीक है। मतलब कोई गलती अगर नॉर्थ में होता है तो पूरे देश को मतलब इन चीजों से मतलब जिसमें सारा उम्मीद लगा के बैठा हुआ इन चीजों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से मतलब क्या होता है, सारे जो युवा क्रांतिकारी जो थे फिर से मतलब एक्टिव हो जाते हैं और फिर से मतलब बम बंदूक की राजनीति जो है फिर से मतलब क्या होती है, शुरू हो जाती थी। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने से युवा वर्ग में असंतोष भर गया, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पुनः क्या पकड़ने लगी? जोर पकड़ने लगी। ठीक है। अब बिहार में कब इसका जोर पकड़ा? 1924 में। मैंने क्या बताया था, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में सबसे बड़ा सेंटर कहाँ था? कौन सा जगह था? नहीं, बिहार में बंगाल तो था ही। बिहार में कौन सा जिला? भागलपुर। क्या बताया था? भागलपुर। ठीक है, बिल्कुल भागलपुर। साल था 1927। 19 जनवरी को सचिन बख्शी को बिहार की यात्रा करते हुए भागलपुर में क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया। किसे? सचिन व्यक्ति को। ठीक है। कुछ डकैती भी होता है। इस डकैती को राजनीतिक डकैती माना जाता है। बोलोगे सर राजनीतिक डकैती क्या होता है? तो जिस डकैती का उद्देश्य ये हो से सरकार को मतलब उस डकैती से लूटे गए पैसे से, ठीक है, सरकार के खिलाफ प्रयोग करना है तो उसको राजनीतिक डकैती के संदर्भ में रखा गया। जैसे मान लो दल सिंह सराय डकैती जो थी, दरभंगा जिला में दल सिंह सराय पड़ता था। डेट टाइम समस्तीपुर नहीं था। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना। अभी समस्तीपुर में दल सिंह सराय पड़ता, उस समय कहाँ था? दरभंगा में ही था। ठीक है। तो वहां पे दल सिंह सराय में एक डकैती होती है और ये कैसा डकैती था? राजनीतिक डकैती था, क्योंकि दल सिंह सराय में जो डकैती हुई वहां से जो पैसे जो लूटे गए उसका प्रयोग हथियार खरीदने में किया गया जो कि सरकार के खिलाफ थी। जैसे मान लेंगे चौरा चौरी में जो, सॉरी चौरा चौरी बोल रहा हूँ, ट्रेन को कहाँ पे लुका गया था? ट्रेन को काकोरी कांड। ठीक है। तो काकोरी कांड का उद्देश्य क्या था? पैसे जो लूटे गए उसका उद्देश्य क्या था? सरकार के खिलाफ उसका प्रयोग करना, हथियार खरीदना था। ठीक है। तो वो भी एक तरह का राजनीतिक डकैती ही हुआ। तो दल सिंह सराय का जो डकैती को सरकार किस रूप में मानती थी? राजनीतिक डकैती। उसी तरह चंपारण डकैती भी होता। चंपारण जिला के कहां पे डकैती होता? ये भी एक तरह का राजनीतिक डकैती था। क्या नाम था? मौलनिया में। ठीक है। तो दल सिंह सराय डकैती और मौलनिया डकैती, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन का सब प्रमुख नेता कौन थे? युगेंद्र शुक्ल थे। ठीक है। युगेंद्र शुक्ल जो थे, सरकार मौलनिया डकैती का मुख्य आरोपी किसे समझती थी? युगेंद्र शुक्ल उसको समझती थी। ठीक है। तो ये आपके मौलनिया डकैती के प्रमुख नायक जो थे युगेंद्र शुक्ल थे। ठीक है, ध्यान में इनको रखना है। अब बाद में जाके युगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया 1930 में। इनके ऊपर कौन सा षड्यंत्र केस चलाया गया? तिरहुत कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया। ठीक है, या फिर तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया गया। किनके ऊपर? युगेंद्र शुक्ल जी के ऊपर। ठीक है। अब सारा कुछ पैरेलल में चल ही रहा था। उसी समय क्या होता है, दिल्ली असेंबली जो कि उस समय दिल्ली में ही थी। वर्तमान में जो लोकसभा आप देखते हो, इससे पहले वाला लोकसभा जो था ना, जो हट गया, अब उसको म्यूजियम में बदल दिया गया। दिल्ली में जो है वहीं पे बम फेंका गया। ठीक है। कि कौन कौन व्यक्ति बम फेंकने के लिए गए थे? दोनों क्रांतिकारी नेता का नाम बताइए। भगत सिंह और बख्तियार। ठीक है। तो इन लोगों का मानना क्या था, हम लोग पैरेलल में इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन नाम केवल कांग्रेस को हो रहा है, हमारा नाम तो कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपने चेहरा को क्या रखना है, सामने रखना है। ठीक है। इसलिए बहरी गूंगी सरकार को सुनाने के लिए, जगाने के लिए बम का आवाज करना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने मतलब क्या किया, इन्होंने आराम से बख्तियार और भगत सिंह गए और उन्होंने असेंबली में क्या किया, बम फेंका। ठीक है। लेकिन बम जो था कम ताकतवर था, क्योंकि मानवीय जान की कीमत ये समझते थे
इन्होंने बम को काफी दूर भी फेंका ताकि किसी भी व्यक्ति को हाथों हाथ न हो, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने खुद वहां से भागे नहीं, बजाते के साथ इन्होंने क्या की, गिरफ्तारी दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्रांतिकारी जो विचारधारा जो था, चोरी छिपे न चलकर मुख्य रूप से क्या होगा, क्या होगा, तो ये आप खुद को मतलब क्या करना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। असेंबली बम कांड में जो लोग जो इन्वॉल्व जो थे, उनका नाम क्या है, योगेंद्र, सॉरी, भगत सिंह बत्तीसोडा। जिस समय असेंबली में इन्होंने बम फेंका, वहां पे दो बिल के ऊपर चर्चा चल रही थी। उस बिल का नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। लिखना है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस बिल पे चर्चा चल रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। ये मजदूरों के हक के खिलाफ था, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ऐसे बिल थे, अगर ये पास हो जाती तो मजदूरों को स्ट्राइक करने का, आंदोलन करने का अधिकार जो था क्या हो जाता, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बम को फेंका गया, बाद में इन्होंने गिरफ्तारी दी, बाद में इनको फांसी की सजा होता। लेकिन ध्यान में रखना, असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह जी को फांसी की सजा नहीं हुई थी, ठीक है। फांसी की सजा किस लिए हुई थी, तो सॉन्डर्स हत्याकांड में फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। गिरफ्तार किस लिए किए गए, असेंबली बम कांड में गिरफ्तार किए गए, लेकिन जेल में गए तो इन पे कौन सा मर्डर केस चलाया गया, तो सॉन्डर्स मर्डर केस चलाया गया और उसमें इनको फांसी की सजा दी गई, ठीक है। असेंबली बम कांड के लिए इनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी, ध्यान में इसको रखना है। गिरफ्तार इसी कांड में हुए थे, लेकिन इनके ऊपर जो जेल में जो मुकदमा जो चलाया जाता है कौन सा होता है, सॉन्डर्स मर्डर केस, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान में रखना, मारने का प्रोग्राम किसी और को था, मारा कोई और गया। मारना था स्कॉट मॉरिसन को मारना था, लेकिन सॉन्डर्स को आते हुए देखा और सॉन्डर्स को कोई नहीं पहचानता था, भगत सिंह के सिवाय कोई नहीं पहचानता सॉन्डर्स कौन है, स्कॉट मॉरिसन कौन है। तो अंतिम समय में प्लान चेंज नहीं कर सकते थे, तो बेचारा मारना तो स्कॉट मॉरिसन को था, लेकिन आ रहा था सॉन्डर। तब तक इधर भगत सिंह पहचान करवाते, तब तक साले ने गोली चला दिया सबने, तो सारे ने गोली चला दी तो सॉन्डर्स मारा गया, लेकिन मारना स्कॉट मॉरिसन को था। और बाद में जो गिरफ्तार जो किए गए थे, असेंबली बम कांड में गिरफ्तार किए गए, लेकिन इनके ऊपर जो फांसी जो चली, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी दिया गया, उस सॉन्डर्स मर्डर केस में फांसी दिया गया था, ठीक है। जो कि कहां का एसपी था, कहां का एसपी था, पंजाब का एसपी था, लाहौर कह लीजिए, उस समय लाहौर था, ठीक है। अब आते ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी मानती थी। और ज्ञान साहा जो था अपना आदर्श किसको मानते थे, तो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे, ठीक है। ध्यान रखना, नाम क्या है इनका, ज्ञान साहा, ठीक है। कहां पे थे, पटना के थे, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इनको क्रांतिकारी विचारधारा और समझती, क्रांतिकारी विचारधारा वाला व्यक्तित्व समझती थी ब्रिटिश सरकार। प्रोफेसर साहा पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता मनिंद्र नारायण राय और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की पंजाब शाखा के नेता जयचंद विद्यालंकर के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पे आपने दो पार्टी है, एक है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक क्या है HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें भगत सिंह जुड़े हुए। इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में 1928 में होती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में होती है, ठीक है, कानपुर में सचिंद्र सन्याल के द्वारा, ठीक है। और HSRA की स्थापना में किनका योगदान था, भगत सिंह जी का या योगदान था, चंद्रशेखर आजाद जी का योगदान था। तो HRA और HSRA में अंतर है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसी में एस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, भगत सिंह सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब बिहार नौजवान सम्मेलन की बात करेंगे, 12 दिसंबर 1929 को हुआ। सुभाष चंद्र बोस की अनुपस्थिति में पंडित प्रजापति मिश्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो बिहार, ध्यान में रखना, ये जो है आपका, ठीक है, बिहार नौजवान सम्मेलन जो है, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो प्रजापति मिश्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, 1928 में, ठीक है। और इसमें बिहार के भी बहुत सारे सदस्य जो थे 1930 तक जुड़ चुके थे, ठीक है। और इसका प्रमुख केंद्र कहां पे था, HSRA का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो छपरा और पटना में जो था इसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब आते हैं हाजीपुर स्टेशन, ठीक है। तो हाजीपुर स्टेशन में डाक का थैला लूटने का प्रयास किया गया। डाक का थैला समझते हैं ना,
डाक का जो थैला जो था उसको लूटने का प्रयास किया। पहले जो था ना, डाक के द्वारा पैसा भेजा जाता था, जिसको क्या बोलते थे, उसको मनी ऑर्डर। क्या बोलते थे उसको? मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर, ठीक है। तो उसको लूटने का प्रयास किया गया हाजीपुर स्टेशन पे, ठीक है। जो जिस व्यक्ति ने यह प्रयास किया था उनका नाम क्या था? रामदेनी सिंह, ठीक है। बाद में रामदेनी सिंह को इसी काम के लिए फांसी दे दिया। मतलब समझ रहे, कोई व्यक्ति किसी चीज को लूटने का प्रयास कर रहा है और उसको इस काम के लिए क्या दिया जा रहा है? फांसी दिया जा रहा है, ठीक है। तो बाद में रामदेनी सिंह को क्या किया गया? फांसी दे दी गया। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1906 में पटना में बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और साल जब आता है 1936, तो 1936 में तो आप लोग जानते हैं बिहार से किसको अलग किया जाता है? ओडिशा को। 1912 में बंगाल से बिहार अलग होगा, और फिर 1936 में बिहार से क्या अलग होगा? तो ओडिशा अलग होगा, ठीक है। फिर बिहार का बंटवारा कब होगा? तो 2000 ईस्वी में होगा, जब बिहार से झारखंड अलग होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी गोल्डन लीग की स्थापना? ये भी आपको ध्यान में रखना है, देवघर में। कहाँ पे? देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो बरिंद्र कुमार घोष ने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की। तो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो देवघर में हुई थी। और किसने किया था? तो बीके घोष ने, जिनका नाम क्या था? बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। ध्यान में रखना है। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील, जिसको टिस्को के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, टिस्को ने विदेशी सरकारी सहायता लेने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का सहायता लेने से टिस्को ने क्या किया? इनकार कर दिया था। ध्यान में रखना है, ठीक है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। 1907 में हुई थी। तो इनको जो फंड जो मिलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फंड लेता था, प्रोडक्ट को तैयार करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही देती थी। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या किया? फंड लेने से इनकार कर दिया था, विदेशी सरकारी सहायता लेने से इनकार कर दिया। तो शुरू से ही मतलब टाटा जो है ना, वो मतलब देश के लिए मतलब कार्यरत रही है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद क्या 1931 का साल आता है, पटना बम कांड होती है। हजारीलाल प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे द्वारा किया गया था। तो पटना बम कांड में जो इन्वॉल्व जो है हजारीलाल प्रकाश उर्फ सूर्यनाथ चौबे के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे पटना बम कांड को अंजाम दिया गया, ठीक है। 9 नवंबर 1932 के लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह फरिंदर नाथ घोष को बेतिया में छुरा मारकर हत्या कर दी गई। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, क्या है ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी? एनीवन बताएंगे? लाला लाजपत राय जी। हाँ बिल्कुल, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जिसमें सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। क्या बोलते हैं? सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? किसने की थी? कोई एक आदमी ने नहीं किया। भगत सिंह का नाम आ जाता है, लेकिन सॉन्डर्स को मारने के लिए पूरा ग्रुप गया था। मैंने बताया था ना, मतलब पूरे ग्रुप जाती है, जिसमें से भगत सिंह केवल सॉन्डर्स, केवल किसको मारना? किसका था? एसपी को मारना था, ठीक है। एसपी कौन था? स्कॉट मॉरिसन। उसका जूनियर कौन था? सॉन्डर्स था, ठीक है। लेकिन स्कॉट मॉरिसन को पहचान कौन रहा था? केवल भगत सिंह, ठीक है। सारे लोग जो थे मारने के लिए थे, भगत सिंह सबसे आगे, तो उनको पहचान करना था। तो इसमें से स्कॉट मॉरिसन कौन है? और उसको मारा। लेकिन स्कॉट मॉरिसन नहीं आता, उस गाड़ी से कौन आता? सॉन्डर्स आता है। अब अंतिम में प्लान चेंज कर नहीं सकते थे और सभी लोग मारने के लिए तैयार है, तो सॉन्डर्स को ही निपटा दिया जाता है, ठीक है। जब उसको निपटा रहे होते तो एक भारतीय पुलिस वाला जो था, मतलब समझिए छोटे रैंक का अधिकारी नहीं, हवलदार टाइप के, सिपाही कह लीजिए, वो इन लोगों का पीछा करता है। अब ये लोग बार बार उनको वार्न दे रहे हैं, भाई साहब तुम मत मेरा पीछा करो, तुम भारतीय हो, तुम्हारे ऊपर हम गोली नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन वो गधा जो था वो कंटिन्यूसली मतलब इनका पीछा कर रहा था। तो बाद में मजबूर होकर उसको भी मारना पड़ता है। एक भारतीय भी मारा जाता है, साथ में सॉन्डर्स मारा जाता है। लेकिन कभी भी अगर बोलेगा मारने का प्लान किसका था? स्कॉट मॉरिसन को मारना था, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। उसका जूनियर ऑफिसर जो था सॉन्डर्स था। और इसी क्रम में क्या होता है, 3 व्यक्ति को फांसी दिया जाता है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को। और दिन था 23 मार्च 1931 को। कहां पे फांसी दिया जाता है? तो लाहौर सेंट्रल जेल में, ठीक है। कहां पे फांसी देते हैं? तो लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी देते हैं, ठीक है। तो उसी का एक सरकारी गवाह बन गया, ठीक है, जिनका नाम क्या था? हरिंद्र नाथ घोष। क्या नाम था? हरिंद्र नाथ घोष जो था, ध्यान में रखना, सरकारी गवाह बन जाते हैं। और हत्या कर दी गई इसी बात को लेकर। किसके द्वारा हत्या कर दी गई?
रहा था तो साइमन कमीशन का विरोध न। अरे साइमन कमीशन का विरोध तो कारण है ही इसका, ठीक है। सबसे पहले होता क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो साइमन कमीशन जब आती है तो उस समय लाला लाजपत राय तो होते दिल्ली में। जब उनको पता चला से साइमन जो है सो उनके गृह जिला में आया है, तो वो दिल्ली से सीधे आते लाहौर और साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वहां पे बहुत ही कम उम्र के पुलिस वाला जो सब जो था, मुख्यतः मॉरिसन के कहने पे, स्कॉट मॉरिसन के कहने पे उसमें अंधाधुंध लाठी चलाई जाती है, जिसके कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसी के बदला लेने के लिए मारना मॉरिसन को था, स्कॉट मॉरिसन को था, लेकिन मारा सॉन्डर्स जाता है, ठीक है। इस बदला लेने के काम जो थे भगत सिंह और उनके टीम के द्वारा किया जाता है। तो गिरफ्तार जो भगत सिंह को जो किया गया था वो असेंबली बम कांड में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो सजा जो दिया गया फांसी का वो किसमें दिया गया, ठीक है। तो सॉन्डर्स हत्याकांड में फांसी दिया गया। उसी का मतलब कौन बन गया था, क्या बताएंगे? उसी का गवाह कौन बन गया था? फरिंद्रनाथ घोष बन गए थे। कौन बन गए थे? फरिंद्रनाथ घोष, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो फरिंद्रनाथ घोष किस केस के गवाह बने थे, तो क्या बताएंगे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं ना है? नहीं चलिए, सर। तो ये समाप्त हो गया आपका। कल हम लोग किसका हुआ खिलाफत था मूवमेंट इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्या? सर की मृत्यु कब हुआ था बीच में? किसका मृत्यु कब हुआ था? लाला लाजपत। लाला लाजपत राय का मृत्यु 28 में हुआ था। 1928, हाँ बिल्कुल। 17 नवंबर को। हाँ ठीक है। ये जो थे बरिंद्र कुमार, और सॉरी, उसी ये दिन जो भी थे तो ना ना तब हरिंद्रनाथ घोष जो थे ना, योगेंद्र शुक्ल के भतीजे थे, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। योगेंद्र शुक्ल के भतीजे थे। ये बेचारा जो था ना बहकावे में आ जाता है, ठीक है। योगेंद्र शुक्ल तो खुद ही मतलब बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, ये भी फरिंद्रनाथ घोष भी थे, इन कैसे न कैसे बहकावे में आ गए, ठीक है। इसके बाद ये सरकारी गवाह बन गए और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई, किनके द्वारा? बैकुंठ शुक्ल के द्वारा कर दी गई, ठीक है। ठीक है। बैकुंठ शुक्ल जो था योगेंद्र शुक्ल से संबंधित है, ये आपको ध्यान में, भतीजा है इनका, ठीक है। बैकुंठ शुक्ल जो है योगेंद्र शुक्ल के क्या है? भतीजा है। अब फरिंद्रनाथ घोष का संबंध बरिंद्रनाथ घोष से कुछ था, ठीक है, रिलेटिव हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पढ़ाया और लगभग